इस संदर्भ में एक कहानी सुना देता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ में आए बोलने से बेहतर। अरुणाचल के ऋषि समुदाय में एक कहानी प्रचलित है जीवी जमा की। जीवी जमा एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जो सृष्टि के बनने से पहले थी, शून्य की अवस्था, अंधेरे की अवस्था। उसकी दो आंखें, एक आंख जब उसकी खुलती है और उस आंख से वह जो कुछ भी देखता है या उसे जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ उसके सामने होता चला जाता है और उसे दिन कहा गया। उसकी दूसरी आंख से उसे जो कुछ भी दिखाई दिया उसे रात कहा गया। धोनी और पोलो, माता सूर्य और पिता चांद, ये उस जीने जमा की दो आंखें हैं। यह ऑब्जर्वेशन कहां से आया होगा, कैसे आया होगा, इसका कोई मतलब विधिवत कोई स्रोत नहीं है पता करने का, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन उनके बीच में आज भी है। हम आज साइंस में पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, बहुत कुछ सामने है इस कहानी में। और इस कहानी की खासियत एक चीज और है कि ये कहीं भी ये डिपिक्ट नहीं करती कि हमने कुछ बनाया, हमने कुछ निर्मित किया। वो सिर्फ इतना कहती है कि सब कुछ पहले से ही था, हमने सिर्फ देखा। हमारे देखने से ही वो चीज हो गई। होने का मतलब ये नहीं कि वो बन गई, वो पहले से ही बनी बनाई थी, हमने सिर्फ उसे अपनी आंखों से खोजा है, कुछ नहीं किया। बात सौंदर्य बोध की हो रही थी, इससे बेहतर सौंदर्य मुझे और कहीं नहीं दिखाई। देखना, सुनना और उसे समझना और फिर उसे अपनी चेतना का आधार बनाना, उसका अंश बना लेना, यही उस समुदाय के लिए कहा जाए कि पूरे विश्व आदिवासी समुदाय की खासियत रही है। सुंदर असुंदर की बात तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो वहां है ही नहीं। हाँ, पिछले सत्र में कुछ बातें हुई, लेकिन वो मुझे नहीं लगता उसका उल्लेख करना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक चीज का उल्लेख मैं जरूर करूंगा। सिक्किम में एक नृत्य शैली है जिसमें इंसान नृत्य करते हैं जानवरों के मुखौटे पहनकर, अलग अलग पंछियों के, जंगली जीवों के। इवन वो अपने घरों में उनकी कोई भी चीज हो, या फिर खाने पीने की चीजें हो, या पहनने की हो, या सजावट की हो, घर के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप अगर नजर डालेंगे तो आपको वो आकृतियां मिल जाएंगी जिन्हें गैर आदिवासी समुदाय के लोग जब देखते हैं। मेरे ही सामने मेरे ही एक कलीग थे जो मेरे ही साथ गए थे, और वो सीधे उस व्यक्ति से कहते हैं, इतनी भयानक आकृतियां क्यों लगा रखी हैं घर में। तब चूंकि ने कहा था कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, हम चाहते हैं कि उसे जीते जी अपनी जिंदगी में देखें। हमारे बच्चे कभी उन चीजों से डरे नहीं, इसलिए हम उन्हें अपने घर के आसपास ही रखते हैं, अपने घर के भीतर रखते हैं, ताकि वे उन्हें देखें, उनके साथ अपनत्व महसूस करें और उनसे वो डरे नहीं बल्कि उसे अपना हिस्सा मान लें। सौंदर्य बोध कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो कहीं से आयातित नहीं होती। हो सकते हैं उसके विभिन्न कारण हो, उसके पनपने के, उसके हमारे जीवन में शामिल होने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे किस तरीके से शामिल किया जाता है। बहुत कुछ है हमारी आंखों के सामने, देखिए सब कुछ हमें अच्छा लगता है,
हम बहुत चूजी होते हैं, चुनते हैं अपनी चीजों को देखने और समझने के लिए। इवन पढ़ने की बात भी आती है तो हम लोग सोचते हैं कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने से लेकर हर चीज में हम चूज करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं हमारी चेतना में वो चीज शामिल होती है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, कौन सी चीज लोगों के सामने रखनी है कौन सी चीज लोगों के सामने नहीं रखनी है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो सबके सामने होता तो है लेकिन सबकी नजर उस पर नहीं पड़ती, और जिसकी पड़ती है कहीं ना कहीं उसकी नजर में वो खासियत होती है जो उस चीज को देखना चाहता है। नदियां तो ऐसे भी बहती रही, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं देखा होगा उस नदी की मोड़ कैसी है और उस मोड़ के आधार पर उस पूरे एरिया का नाम रख दिया। धनुष की तरह तीखा मोड़, पहाड़ों के बीच में, जंगलों से आच्छादित, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, घाटी के भीतर। आखिर उन लोगों को कैसे पता चल गया कि रुमल जो है धनुष के आकार का मोड़ ले रही है? ये उनकी आंखों में देखा था। उन्हें कैसे पता चल गया कि तेंदुआ जो है ऊंचाई खड़ा रह जाएगा और मैनाम जो है पानी के भीतर डूब जाएगा? उन्हें कैसे पता था कि अरम जो है वो पहाड़ी के उस पार है? उन्हें कैसे पता है कि तुगरियों पक्षी जब नजर आएगा तभी धान बोना है? क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चेतना उनके भीतर आई है। ये कोई एक पल का या एक क्षण का सौंदर्य नहीं है, इसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियां जज्ब हुई हैं, तब जाकर ये चीज हमारे सामने आई। हेमसुलाओ की कहानी है लालबर्नफो में है। एक औरत जो अपनी पूरी जिंदगी कमलतास उगाना चाहती है अपने गुलमोहर के पेड़ों के बीच, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब वो नहीं उगा पाती तो अपनी आखिरी इच्छा के तौर पे अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से कहती है कि मेरी कब्र पर कोई कीमती फूल मत रखना, कोई स्मारक मत बनवाना, कोई पत्थर मत रखना, एक कमलतास का पौधा लगा देना। आओ की ही कहानी है फ्लाइट। इसमें एक छोटा बच्चा है और उसकी दोस्ती हो जाती है एक कैटरपिलर के साथ, जिसके धीरे धीरे पंख निकलने वाले हैं और बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे मर रहा है। कहानी एक साथ चलती है, कैटरपिलर के पंख निकल रहे होते हैं और उस बच्चे की सांसें जा रही होती हैं। ये कहने के लिए सामान्य एक बच्चे की मानसिकता एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में भी जो सौंदर्य हमें दिखाई देता है, वो सोच जो दिखाई देती है, जिसके तहत ये सौंदर्य उसे दिखा, इस छोटे से अंश में हो सकता है उन्होंने कहीं किसी घर में ये देखा हो या किसी परिचित के यहाँ, लेकिन इसको ऑब्जर्व करने का, इसे अपनी कहानी का आधार बनाने का, ये नजर उनकी अपनी थी और यही उनकी खासियत है। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। एक जोराम का एक उपन्यास है तानी, जंगली फूल। उसमें हमारे यहाँ जैसे गैर आदिवासी समुदाय में उसको नायक के तौर पे देखा जाएगा, लेकिन वो नायक नहीं है उस कहानी का। वो सिर्फ एक पात्र है
जो एक खोज में निकलता है और उस खोज के दौरान उसके रास्ते में जितनी भी चीजों से मिलती है उनके सबके साथ अपना एक संबंध बनाता हुआ चलता है। और उनका मानना है कि ये उन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि ये तानी, चाहे वो अवतानी हो, निशी हो, आपतानी हो, इन सबके आदि वंशज हैं। इन सबका संबंध उनसे जुड़ता है। वहां पे एक घटना आती है कि जब एक गांव में जाते हैं और वहां पे एक औरत होती है जो कहानी में ऐसा डिपिक्ट है कि बहुत बदसूरत होती है। उससे कोई बात नहीं करता, उसके साथ कोई बैठता नहीं, ना ही उससे कोई चीज, मैंने उसे कोई अपने घर भी नहीं बुलाता, किसी त्योहार में भी कोई शामिल नहीं करता। जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो उसके घर जाते हैं, उसके साथ अपना एक सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। और फिर बाहर जब वो आते हैं घर से, तो लोग जो है वहां के वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप क्यों गए उसके घर, वो वैसी है, काला जादू करती है। तो कह रहे देखो मैं तो बाहर आ गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पूरी कहानी के अंत तक जब हम जाते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं निकल कर आती हैं जो उस समय की, कहा जाए कि कुरीतियां कह सकते हैं, या उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियां रही होंगी, वो धीरे धीरे उन तमाम रूढ़ियों को एक एक करके तोड़ते हुए चलते हैं। इसीलिए उन्हें सबसे नटखट बात माना गया है मुझे समुदाय में। लोगों ने गालियां भी देते हैं, लोगों ने पूछते भी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उसका महत्व कभी कम नहीं होता उससे।